हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर आपका है, और ऑलरेडी 2 सैम्पल पेपर आपके अपलोड कर चुका हूं, आप जरूर जाइए उन्हें भी देखिए। साथ ही साथ कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आपका अधिकतम जो मार्क्स इसमें होता है 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपको 3 आवर्स ड्यूरेशन दिया जाता है। प्लीज़ इस गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जहां आपको 1 से लेकर 12 तक बहुविकल्प के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 13 से लेकर 18 आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन जहां आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। 19 से लेकर 23 आपके पास 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जहां आपको 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स ही लिखने हैं। और 24 से 26 आपके पास गद्यांश और कार्टून और चित्र से क्वेश्चन है। चित्र के लिए और कार्टून के लिए ऑलरेडी एक वीडियो हम डाल चुके हैं, प्लीज़ जाइए और उसे भी ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो आपकी जो है दोनों बुकों की, वो भी मैं डाल चुका हूँ, प्लीज़ जाइए उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 27 से 30 आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन है जो 1 से 100 आपके 70 वर्ड्स में है, और लगभग 6 आपके अतिरिक्त प्रश्नों के मतलब विकल्प दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखनी है। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न इसने बनाया, जो पैटर्न है बहुत टफ लग रहा है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ही आता है। तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की है? ए राजनीतिक, बी नैतिक, सी सामाजिक या डी आर्थिक। राइट आंसर आपका है नैतिक, ठीक है, नैतिक की है। सेकंड क्वेश्चन, अर्धदेशात्मक प्रणाली के विषय में क्या सही है? ए सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बी राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सी राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है, या डी प्रधानमंत्री राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। देखिए ये दोनों तो कट जाएगा। रही बात इन दोनों की, तो ये दोनों ही सही है, बट इसने कोई बोथ ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग जाना चाहेंगे राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो बी पे जाएंगे हम, कि हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, श्रीलंका में है इस प्रकार की व्यवस्था अर्धदेशात्मक, और रूस में है और फ्रांस में है। इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ली जाए, एक हो गया। मुख्य न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता। और सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। या डी न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद दखल नहीं है। देखिए ये आपका असंगत है कि संसद का दखल, ये मतलब असंगत है, क्योंकि दखल है, संसद का दखल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन इसने सेकंड चैप्टर स्वतंत्रता वाले में से बना दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना, जो आपका समानता है उतनी ही निर्णायक है, क्या कौन कहता है? ए रूसो, बी हॉब्स, सी कार्ल मार्क्स या डी बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर आपका है कार्ल मार्क्स, क्योंकि रूसो कहते हैं स्वतंत्रता जरूरी है, कार्ल मार्क्स कहते हैं समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी की स्वतंत्रता। उसके बाद को तर्क देते हैं। अम्बेडकर जी पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसकी बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, जो कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन ऐसे आता ज़रूर है, तो उसको हम समझ लेते हैं। 5वां पॉइंट हमारे सामने है कि राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्माण अभी भी जारी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऐसे हैं। और राष्ट्रीय निर्णय के दावे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय से अलग राष्ट्रीय इकाई की मांग करता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन कथन और कारण की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, इस बात को याद रखना। तो इसमें हम जो ऑप्शन आपका आता है वो आएगा ये बी, इसमें आएगा आपका बी, 5वें का रहेगा बी, कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, बट दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आपकी हुई थी, और एशिया और अफ्रीका अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग, औपनिवेशिक शासकों में स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। देखिए दोनों सही हैं, और कथन कारण की व्याख्या फिर से नहीं करता, इसका आंसर भी बी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें लगभग जो फ्रांसीसी क्रांति उसकी बात तो की गई, लेकिन फ्रांस से इसका रिलेशन नॉर्मली इतना नहीं है, और ये आप सपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका कि नहीं है बिल्कुल। तो हम जो CBSE हमें गाइडलाइंस दे रही है उसके अनुसार ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में चिन्हित किए गए थे? 17वीं 18वीं शताब्दी में याद है आप लोगों को? ए जीवन का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी आपका संपत्ति का अधिकार। इसमें 3 है, पहला, तीसरा और चौथा। तो देख लीजिए पहला, तीसरा और चौथा किस में है? पहला, तीसरा और चौथा ये सी में है, ठीक है, सी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपके प्राकृतिक अधिकार है तीनों। उसके बाद आपका है 8, इसमें फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखो कितना गंदा फंसा रहा है मतलब बच्चों को। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। देखिए पहली बात समझते हैं उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का मतलब। मान लीजिए 1901 से लेकर के है आपका 2000 तक का टाइम पीरियड, तो ये पहला वाला जो है ये पूर्वार्ध है, ठीक है। क्या है? पूर्वार्ध है। ये वाला उत्तरार्ध है। आप समझ लो, क्योंकि 1789 में हुआ था क्रांति, आपको याद होगा तो ये पूर्वार्ध तो 50 तक रहेगा। कितने तक रहेगा? केवल 50 तक। 1901 से लेकर 50 तक आपका पूर्वार्ध रहेगा। 51 से लेकर 51 लेकर 2000 तक आपका उत्तरार्ध रहेगा। तो हमेशा याद रखना, पूर्वार्ध 50 साल शुरुआती होता है और अगले 50 साल उत्तरार्ध होता है। यहाँ पे उत्तरार्ध होगा 17वीं शताब्दी के आपका 17वीं नहीं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, क्योंकि 1700 आपका 89 में हुआ है, तो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा। राइट आंसर आपका डी है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करता है? ए बर्लिन, सेकंड जेएस मिल, या फिर आपका जेम्स मिल, या फिर फोर्थ एफ ए हायाक। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, दो लोग करते हैं, एक आपका है बर्लिन और एक जेएस मिल, दोनों, तो ये दोनों है। फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 10, और लिबर्टी जो है प्रकार से लिबर्टेम से निकला है, और लिबर्टेम शब्द किस से संबंधित है? तो ए है ग्रीक शब्द से, बी इंग्लिश है, सी लैटिन है, डी स्पेनिश है। राइट आंसर आपका लैटिन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? तो ए बंधुता, बी समानता, सी स्वतंत्रता, या बी और सी। राइट आंसर इसका बी सी रहेगा। वैसे बंधुता भी हम लोग काउंट करते हैं, बट बी और सी का ऑप्शन है, तो हम लोग इस पे जाएंगे समानता और स्वतंत्रता पे। क्वेश्चन नंबर आपका 12, और देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 10 दिसंबर, बी 10 जनवरी, सी आपका 10 फरवरी, या डी 10 मार्च। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा 10 दिसंबर 1948 से मनाना शुरू किया था, और अब तो हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसको यूएनओ ने, किसने? यूएनओ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने शुरुआत वहाँ से की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, राजनीतिक सिद्धांत का विशेष क्षेत्र क्या है? देखिए राजनीतिक सिद्धांत का जो विशेष क्षेत्र है, इसमें हम समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, और आपके जो नीतियां हैं, कानून हैं, इनके बारे में लगभग हम जानते हैं। तो ये सामाजिक आपके सिद्धांत के एरियाज हैं या आपके क्षेत्र हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, इस कथन से क्या आप सहमत हैं? नहीं, आप आंसर करना नहीं। राजनीति वह नहीं है जो राजनेता करते हैं, क्योंकि राजनेता तो भाई भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी चपाटी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। जो बोल रहा हूँ सेम लिखना। लेकिन वास्तविकता में राजनीति जो है जन कल्याण का माध्यम है, जनता के लिए कल्याण के कार्य होने चाहिए। तो ये लिख दीजिएगा, परफेक्ट रहेगा 2 नंबर में। 15वां क्वेश्चन आपका है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व कि किसी एक विधि को लिखिए। देखिए अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधित्व होता है, उसमें उनके लिए रिजर्वेशंस की व्यवस्था होती है, और उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को मानने के लिए हमारे संविधान ने भी 25 से लेकर आपका जो 28 है अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर के, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें दी है। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं आपका अनुच्छेद आपका 29 और 30, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार भी है, और अल्पसंख्यक के लिए जो उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो ये बातें आप लिख देना, 2 नंबर में इतना बहुत रहेगा। 16वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों का लिखिए। देखिए सामाजिक न्याय से संबंधित, अगर सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक न्याय का ही मतलब होता है कि समाज में सभी वर्गों तक न्याय पहुंचे। इसके लिए जो आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो संसाधन तो पहुंच है, वो लोगों की पहुंचाई जाए। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मानना है कि हर एक व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वे होना चाहिए, और जो सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए जो नीतियां सरकार की हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि समाज तक जो गरीब कुछ पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण या उसको भी फ़ायदा उसका मिल सके। कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच में उनकी मतलब थोड़ी सहायता करनी चाहिए। इस सेंस में आप लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि उन्हें महिलाओं को अवकाश दिया जा रहा है मातृत्व में, हमें नहीं, तो भाई आप बच्चा भी जन्म नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अगर तर्क दिया जाए तो पुरुष अगर दें, तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। मातृत्व जो अवकाश है, मातृत्व का मतलब है जब आपकी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय अगर उसे दिया जा रहा है तो वह सही है ना, क्योंकि उस समय उसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिस कारण से अगर वह 2-3 हफ्ते रेस्ट ही करेंगी या बच्चे के जन्म तक कुछ समय तक अगर रेस्ट करेंगी तो वह बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा और महिला के लिए भी, क्योंकि यहाँ हम उनके
जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और पुरुषों को इसकी आवश्यकता इस समय नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये बढ़िया एक आपका तरीका रहता है और देना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक आज़ादी के लिए संविधान कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक आज़ादी आप बताइए कि भाई जो आपका अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद आपका 28 से लेकर जो लगभग आपका 30 है, 28 से 30 का भी किया गया है और जिसमें उनका शिक्षा और आपका संस्कृति को बचाने के लिए, साथ ही साथ जो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता इसमें बात की गई है, जिसमें अपने धर्म को मानने के लिए, शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए उनके पास अधिकार है अपनी धर्म को अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए। दोनों आप बता सकते हैं। पहले आप 25 और 28 पे जाना, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 19। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, क्या आप मानते हैं कि भारत में स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को सशक्त किया है। आंसर बिल्कुल लिखिए यस, जी हाँ। भारत में स्थानीय शासन, पहले थोड़ा स्थानीय शासन के बारे में बता दीजिए। भारत में स्थानीय शासन का मतलब होता है गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं और इस बात को हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन ने भारत में लोकतंत्र को क्या किया है, मजबूत किया है, ठीक है। कैसे मजबूत किया है, क्योंकि इसने सत्ता का एक प्रकार से विभाजन किया, जिस प्रकार से केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और अब समवर्ती आपका स्थानीय शासन है। तो इसमें जनता में सीधा केंद्र के पास नहीं पहुंच सकती थी, तो भाई ये कट, राज्य भी काफ़ी दूर, तो ये स्थानीय शासन जब रहा तो जो जनता का शासन ही एक प्रकार से स्थानीय शासन कहलाने लगा। इस प्रकार से स्थानीय शासन ने जनता को एक प्रकार से मजबूत किया है। दूसरा पॉइंट लिखना शुरू करो कि यह सबसे नज़दीकी शासन होता है, इसलिए लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। जनता बहुत अधिक मात्रा में इससे जुड़ी है और अपनी बातों को रख पाई है, अपने लिए लड़ पाई है, अपने लिए कह पाई है। ये आपका लोकतंत्र को बढ़ावा देने की ही बात करता है। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा सा लिखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें परफेक्टली या सीधा तुमसे नहीं पूछ रहा कोई भी क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ तो समझिए इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र में जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है और इसका वर्णन कीजिए। भारत में जो चुनाव की आपकी प्रक्रिया है उसमें आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता है कि जो एक इलाका पूरा देश है उसको बहुत सारी विभिन्न आपकी इकाइयों में या जहाँ चुनाव होता है उसको बांट दिया जाता है। जैसे लोकसभा की आपकी 543 है, तो ये कहना चाह रहा है ये विधि जो हमारी है इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसको प्रत्यक्ष तरीके से उन्हें चुना तो जाता है, लेकिन विधि यही है कि जो सबसे आगे होगा वही जीत जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत में अपनाई जाती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी विधि थोड़ी अलग है। राष्ट्रपति और जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वहाँ एकल संक्रमण या समानुपातिक प्रणाली का प्रयोग होता है। दोनों चीज़ें जब बताओगे अच्छे तरीके से तो आपको नंबर मिलेंगे। प्लीज़ एक क्वेश्चन आपको यही बता देता हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली को जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आता है। साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन सी याचिकाएं शामिल है और सविस्तार करिए। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा यहाँ फंस जाता है, वो बोलता है यार ये क्या आ गया, तो पढ़ा ही नहीं कभी। अरे पढ़ा है जी, पढ़ा है। आपका अनुच्छेद जो 32 है वह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद है आप लोगों को। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 याचिकाएं हैं अगर आपको याद हो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेध आदेश, चौथा है अधिकार प्रश्य और पांचवा है उत्प्रेषण रिट। तो मतलब पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका पहला है। दूसरा है परमादेश, दूसरा कौन सा है, परमादेश। तीसरा है आपका निषेध आदेश, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी मात्रा यहाँ गई तो इसकी जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ। उसके बाद आपका तीसरा आपका है चौथा अधिकार प्रेष्य और पांचवा आपका है उत्प्रेषण रिट, ठीक है। अब बात को एक एक चीज़ को समझते हैं दोस्तों। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण था जिसमें कहता है कि भाई कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करो। एक लाइन बन गई, विस्तार कर दिया मैंने। दूसरा बोलो परमादेश, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने दायित्वों का, अपने कामों का सही से निर्वाह ना करे, सही तरीके से काम ना करे और इससे आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो तो फिर परमादेश जारी होता है। तीसरा आपका था निषेध आदेश। निषेध आदेश का मतलब है जब कोई निचली अदालत, छोटी अदालत उस फैसले की सुनवाई कर दे जो उसके मामले के अंतर्गत नहीं था,
उसके विचाराधीन मामला मतलब उसके अंतर्गत आता नहीं था, तो सर्वोच्च न्यायालय भाई या उच्च न्यायालय फैसला सुनाएगा भैया ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तुम्हारा मामला नहीं था, काम क्यों किया उस पर, तो फिर उस पर निषेध आदेश लगा दिए। और चौथा मान लीजिए अधिकार प्रश्य होता है, जिसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई योग्यता नहीं है फिर भी वो बड़े पोस्ट में बड़े पद पे बैठ गया, तो फिर ये आदेश जारी होगा और उसके पद से उसे हटा दिया जाएगा। और पांचवा होता है जब कोई छोटी अदालत, निचली अदालत, छोटा अधिकारी कोई कार्य दिया जाए वे ना कर पाए तो उनसे मामले लेकर के बड़ी अदालत और बड़े अधिकारी को हस्तांतरित मतलब किसी और को काम सौंप दिया जाता है। ये आप लिख दीजिएगा, काफ़ी है 4 नंबर में, तो ठीक है। साथ ही साथ आपका है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में नेहरू का क्या विचार है। देखिए यार, नेहरू जी का मानना था कि भारत का पहली बात तो कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कह रहे नेहरू जी की धर्म होने नहीं चाहिए, नेहरू जी धर्म का विरोध नहीं करते। नेहरू जी का मानना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य कोशिश करेगा कि सभी धर्मों को एक प्रकार से समान महत्व दे, न कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम। तो इस प्रकार से मतलब नेहरू जी इस चीज़ में जोर देते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी नेहरू जी आपके रहे। साथ ही साथ क्वेश्चन आपका नंबर 23 है, जिसमें राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन से हैं। देखिए अब यहाँ बच्चा फंस जाता है, नेशनलिज्म के कौन से स्टेप्स हैं। लाइक नेशनलिज्म होता क्या है, थोड़ा सा राष्ट्रवाद जो है एक साझी आपका इतिहास, साझा विश्वास और साझी संस्कृति के साथ एक प्रकार से जुड़े होते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में भी आप यही लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो साझी आपकी भाषा को लेकर के राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है, मतलब प्रकार से। साथ ही साथ राष्ट्रवाद जो है एक साझी संस्कृति, साझा विश्वास, साझा इतिहास और साझी राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के ये चरण राष्ट्रवाद के होते हैं, मतलब लगभग। और जो राष्ट्रवादी हम आंदोलनों की बात करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उदाहरण आपका सोवियत संघ का दे सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी जो एक प्रकार से रेवोल्यूशन है वो सोवियत संघ में होता है और वहाँ पे जो सोवियत संघ का वो विभाजन हो जाता है। साथ ही साथ यूरोप में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ राष्ट्रवादी आपकी बहुत सारे मतलब घटनाएं घटी। जो आपका स्पेन में बोस्टक इलाका है वहाँ पे भी घटा। तो राष्ट्रवाद को लेकर समय समय पर जगह जगह पर इस प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के लोग स्वयं को बाकियों के मुकाबले अलग मानते हैं और उसको अलग करने की बात करते हैं। इसने काफ़ी हद तक देशों को जोड़ा भी है। और राष्ट्रवाद ये जरूर लिखना आप कि राष्ट्रवाद ने बहुत सारे देशों को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। गद्यांश आएगा, गद्यांश को पहले आप पढ़िएगा मत, पहले टॉपिक को मतलब क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद गद्यांश में जाना। पहला टॉपिक बोला है विधायिका के कौन से सदन है, तो हमारी संघ विधायिका के 2 ही सदन है, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद। राइट आंसर आपका लोकसभा और राज्यसभा ही है हमारा। लोकसभा आपका छोटा सदन है, राज्यसभा बड़ा सदन है। कानून बनाने का कार्य निम्न में से कौन किसका है, ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका या डी चुनाव। इतना इजी पूछ रहा है आपका डी, आपका ए इसमें है विधायिका, ठीक है, ए विधायिका। थर्ड, शासन का कौन सा अंग जनता के प्रति उत्तरदायी है, ए विधायिका, सी बी कार्यपालिका या सी न्यायपालिका या डी ए और बी। देखिए जनता के प्रति दोनों ही है, ए और बी दोनों ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, संघीय नियंत्रण का आपका इन्फ्लुएंस कौन सा साधन नहीं है, तो संघ नियंत्रण का कारण नहीं है, जिसमें एक प्रश्न पूछना, बी अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या वॉकआउट। देखिए संघ नियंत्रण में कटौती प्रस्ताव तो नहीं होता है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, तो हम सी के साथ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जिसमें कार्टून है और हमें देखना है। तो कार्टून किस चीज़ के बारे में पहले देख लो क्या क्या वर्ड्स हैं। यहाँ पे जस्टिस वर्ड दिखा, ह्यूमिलेट वर्ड दिखा, वर्ल्ड वॉस्ट आपका डिक्टेटर्स दिखा, डाउन डाउन दिखा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है क्योंकि जस्टिस है तो I'll go with न्याय, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं, अधिकार न्याय समानता ना आपका नागरिकता, तो न्याय होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टर है वो न्याय संबंधित है। उपयुक्त कार्टून में लोग कौन से लोग हैं, तो ए प्रवासी, बी मजदूर, सी आपके NRI या फिर डी सामाजिक कार्यकर्ता। ज़्यादातर जो आंदोलन है या NGOs करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता पे जाइए आप, डी। साथ ही साथ नागरिकों के बुनियादी अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, मतदान का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। डी रहेगा सामाजिक रूप से सहायता, ये नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा हमें ये जो आपका है, किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ गोरे लोगों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था, ए आपका इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी आपका दक्षिण अफ्रीका या डी भारत। राइट आंसर आपका है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे काले लोगों ने गोरे लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था, इस बात को याद रखिएगा।
साथ ही साथ अब आपका ऐसा आ जाता है भैया 26 नंबर क्वेश्चन की चित्र में जो आपके ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको दीजिए। पहला आपका है चित्र में दर्शाए गए व्यक्ति का संबंध किस देश से है, तो ए भारत, बी श्रीलंका, सी आपका दक्षिण अफ्रीका या डी आपका सिंगापुर। राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता को पहचानिए। नेता का नाम ए नेल्सन मंडेला, बी वामेन नक्रुमा, सी जोसेफ टीटो या डी सुकंडो। राइट आंसर आपका रहेगा नेल्सन मंडेला। ठीक है। साथ ही साथ उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता का पसंदीदा खेल कौन सा है, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस या डी बॉक्सिंग। राइट आंसर बॉक्सिंग ही रहेगा, क्योंकि उन्हें बचपन में बॉक्सिंग मतलब खेले हैं वो। जेल जाने के बाद तो फिर उन्होंने सॉकर का भी उन्हें बहुत अच्छा गेम, मतलब सॉकर जो जेल में सॉकर हुआ करती थी मतलब फुटबॉल, उसके बहुत अच्छे प्रशंसक वो रहे हैं। उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता ने अपने जीवन के कितने वर्ष जेल की आपकी काल कोठरियों में बिता दिए थे, ए 25, बी 28, सी 30 या डी 35। राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 28 वर्ष अपने जीवन के। क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग किन कारणों से उठाई जाती है। देखिए स्वायत्तता का मतलब ही होता है एक प्रकार की छूट, एक प्रकार की रियायत, जो समय समय पर उठती इसलिए रही है तो ताकि ये अपनी मांगों को मनवा सके और अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का विकास कर सके। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चाहे पंजाब की हम बात कर लें, जहाँ पे आपके पंजाबी या पंजाबियत की बात करता है, पंजाबी कौम के बढ़ावे की बात करता है। चाहे आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मांग करते हैं और अनुच्छेद आपका 371 एक आपका है, ए भी कह सकते हैं, और 371 तो परफेक्ट है, ए भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये उनके लिए उनकी संस्कृति को, उनके लैंड को बचाने का एक तरीका है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आप बात कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक राज्य जहाँ पे स्वायत्तता को लेकर मांगे उठती रहती हैं। धारा 370 वहाँ पर पहले हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया है। और साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो एक स्वायत्तता है अपने आप में, और आर्थिक स्वायत्तता आजकल मांगे वहाँ उठ रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि टैक्सेस को हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमें ही ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। इस तरह की मांगे लगातार उठती रहती हैं। तो ये मतलब संघर्ष को एक प्रकार से बढ़ावा भी देती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी बढ़ावा देती है। मतलब संघर्ष भी बढ़ता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बढ़ती है, मतलब अच्छे रूप में। इसका पॉइंट में मुझे लगता है आप इसकी जगह ये ज़रूर करना, अगर ऐसा पॉइंट बनता है तो संघवाद की प्रमुख विशेषता, क्योंकि क्लियरेंस के साथ है, इसमें आपको बनाना पड़ रहा है और इसमें आपको क्लियरिटी पॉइंट है आपके पास। संघवाद की पहली विशेषता ये होती है आपकी कि एकल नागरिकता हमारे वाले में है, एकल नागरिकता की व्यवस्था आपकी होती है। और दूसरा संघवाद में व्यवस्था होती है आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था आप लिखिएगा। तीसरा आप लिखिएगा कि भाई शक्तियों का विभाजन, किसका, शक्तियों का विभाजन होता है। और शक्तियों के विभाजन के बाद अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर आपका लिखित संविधान होता है। क्या होता है, लिखित संविधान होता है। और लिखित संविधान के साथ साथ आप कह सकते हैं लिखित संविधान, और साथ ही साथ आप बताइए कि संघवाद जो है उसमें कठोर और लचीला आपका संविधान होता है। कैसा होता है, कठोर और लचीला आपका संविधान होता है। कैसा, कठोर और लचीला संविधान होता है आपका। साथ ही साथ संघवाद की यह भी विशेषता आपकी है कि शक्तियों का विभाजन होता है आपका। 2 स्तर की सरकारें होती हैं, ज़रूर लिखना, 2 स्तर की सरकार होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है संघवाद को डिफाइन करते हैं, संघवाद को बताते हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग से बोलिए कि संघवाद जो है जिसमें चाहे स्टार्टिंग से हम 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एकल नागरिकता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, कठोर और लचीला संविधान होता है, और हाँ, संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान जो हमारा है उसकी सर्वोच्चता होती है, संविधान ही सर्वोच्च होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। सारे के सारे 5-6 पॉइंट्स, इन्हीं को एक्सप्लेन करिए, अंदर में लगभग आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि संविधान में टोटल जो मेंबर्स पहले शुरुआती थे 389 थे, और जिसमें से आपके 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, लिखियो ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद आपके 93 जो सदस्य आपके रहे वो देसी रजवाड़ों से रहे, देसी रजवाड़ों से। साथ ही साथ 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, टोटल मिला के आपके 389 होंगे, काउंट कर लीजिए आप। ठीक है, 89 ही होगा। अब इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत थे, इसका मतलब ब्रिटिश लोगों का वहाँ सीधा शासन रहा। 93 देसी रजवाड़े, जहाँ राजा तो शासन कर रहा था लेकिन ब्रिटिशर्स लोग वहाँ से लगान भी ले रहे थे। 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स के अधिकारी या मुख्य इनके क्षेत्र रहे, वहाँ से सदस्य चुने गए थे।
चुनाव की प्रक्रिया जो इसके सदस्यों की थी संविधान निर्माण में, वे अप्रत्यक्ष रही। इनके सदस्यों को अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया गया था, इस बात को याद रखना। और चुनाव की प्रक्रिया में आपका सबसे पहले जो एक कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसकी सिफारिश पर संविधान का गठन होना शुरू होता है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान जो आपका है, जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 आपके मेंबर्स रह जाते हैं। अंतिम रूप में 200 आपके 84 जो लोग हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर, ठीक है, ये तो अजीब लिखा जा रहा है, 26 आपका जो है नवंबर आपका, ठीक है, 1949 में आपका बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। कुछ मुख्य चीज़ें आप बता सकते हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें आप नंबर आपका सीट्स थोड़ा सा, उसके बाद कौन कौन से आपके, और बैठकें भी बता सकते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आप पहली और दूसरी बैठक, तीन बैठक बता सकते हैं। 9 दिसंबर आपका 1946, उसके बाद आपका है 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, जो स्थायी अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक वही बने रहे। 13 दिसंबर को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया में आप काफ़ी कुछ मतलब लिख सकते हैं, इसमें तो बहुत टॉपिक है मतलब। साथ ही साथ इसके अपोजिट में है 42वें संवैधानिक संशोधन का कौन से परिवर्तन किए गए थे, किन्हीं दो का वर्णन करिए। देखिए 42वें संशोधन पहली बात तो 1976 में किया गया था और आपातकाल के दौरान किया गया था। और इस लंबे अंतराल में 1974 से लेकर के टाइम पीरियड जो है लगभग मान लीजिए 1976 तक का में बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए गए थे, जिसमें से एक तो संशोधन यही था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो आपका उपराष्ट्रपति है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, पहला तो यही था। और दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था, विधायिका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। विधायिका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। तीसरा चेंज भी बता देता हूँ मैं। तीसरा चेंज ये था कि उसी समय जो आपका ये धर्मनिरपेक्षता वर्ड है और पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में नहीं था, मतलब मानते थे चलो ठीक है सभी धर्म के होने चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में लिखित रूप से नहीं थे, तो उसको जोड़ा गया। साथ ही साथ उसमें समाजवाद जो वर्ड है उसको और मौलिक कर्तव्य उन्हें भी इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय के आयाम कौन से। और न्याय के आयाम देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम होते हैं। सिद्धांत बोलता तो फिर मैं क्वेश्चन अलग बोलता, लेकिन यहाँ आयाम बोला है इसने, ठीक है। आयाम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यही होगा। अब न्याय को हम, आर्थिक न्याय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए हम जो रोजगार की एक गारंटी है वो दे सकते हैं और न्यूनतम मजदूरी को दे सकते हैं, 2 मैंने बोल दिया। तीसरा आप बता सकते हैं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ योजनाओं को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, उनको जब वो बढ़ावा देगा तो फिर व्यक्ति सक्षम होगा और अपने आप वो अपना विकास करेगा और आर्थिक न्याय इससे बढ़ावा ही मिलेगा। आप थोड़े से वो पॉइंट समान लोगों के प्रति समान बर्ताव वाला अगर लिखने वाले थे तो इसमें वो नहीं लिखना है, वो डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है अपोजिट में आपका वितरणात्मक जो न्याय एक प्रकार से है, उसमें समुचित उदाहरण दीजिए और फिर बताइए। तो ये जो न्याय है ये बेसिकली बात कर रहा है जिसमें आप कुछ मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जिसमें जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि सरकार क्या करे, शिक्षण संस्थानों को खोले, इसमें प्रवेश दिलवाए लोगों को, और लगभग जो विधायिका है उसमें सीटें लोगों के लिए आरक्षण किया जाए, कल्याण किया जाए, मुफ्त शिक्षा दी जाए, अन्य प्रकार के जो वस्तुएं हैं, अवसर हैं, उनमें भी शामिल किया जाए और समाज के सभी सदस्यों में इस चीज़ को वितरित किया जाना चाहिए। आय और संपत्ति जैसी जो आर्थिक वस्तुएं वे भी। तो इस प्रकार से समाज में आप क्या कर सकते हैं, जो न्याय है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और एक वितरणात्मक का मतलब ही होता है कि वितरण सही से करना। तो ये सही तरीका आपका रहने वाला, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आपकी जो सुविधाएं हैं, जब आप ये देना शुरू कर देते हैं तो आप न्याय को बढ़ावा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार है। तो भारत के राष्ट्रपति की पहली बात बताइए, देश का प्रमुख आदमी होता है और इसका जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद आपका 55 के माध्यम से होता है। और अनुच्छेद 55 में ये है कि भैया इसका जो चुनाव है वह आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। और एकल संक्रमण, कैसा एकल संक्रमण जो आपका चुनाव पद्धति है उसका प्रयोग होता है, मतलब एक व्यक्ति के वोट की कीमत एक ही होता है। लगभग एक जो आपका सांसद होता है 710 या 11 के अराउंड उसके वोट की कीमत होती है, 711 पॉइंट्स मान लीजिए एक प्रकार से। और लगभग वोट चाहिए होते हैं 11 लाख समथिंग कुछ, जिसमें से 5.5 लाख के आसपास जो ला लेता है वो जीत जाता है, क्योंकि यहाँ फिक्स होता है।
इस प्रकार की प्रक्रिया में राष्ट्रपति का चयन किया जाता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह की बातें बताएंगे तो परफेक्ट आंसर आपका रहेगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर यही होता है कि मंत्रिपरिषद एक ऐसी आपकी संस्था है जो कि राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों में सलाह देती है और सरकार चलाने में मंत्री आपके प्रधानमंत्री की सहायता करती। कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है उसमें एक लघु निकाय है। लघु का मतलब बहुत कम लोग होते हैं और जिसमें सरकारी नीतियों पर, जो सरकार नीतियां बनाती है उस पर चर्चा करने के लिए, निर्णय लेने के लिए ये प्रमुख और प्रभावशाली नेता होते हैं। तो आपने अच्छे खासे बता दिया। अब इसमें दोनों का एक महत्वपूर्ण हमें बताना है कि क्या महत्व है। देखिए, दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका है वह आपका मंत्रिमंडल ही रहेगा, क्योंकि प्रमुख नेता आपके इसमें ही है। तो आपके इसमें ही आपका रहेगा कि मंत्रिमंडल आपका जो है प्रमुख इसमें आपका दोनों में से है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लिखेंगे, क्योंकि इतना आंसर काफ़ी नहीं रहेगा। तो आप बताइए, जो मंत्री आपका परिषद है, मंत्री परिषद सरकारी कार्यों हेतु बैठक नहीं करती है। अब देखो, सरकारी काम में बैठक नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई खास इसका महत्व नहीं है। और इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता, है। मंत्रिमंडल एक निकाय की तरह है और सामान्यतः एक हफ्ते में ज़रूर ये बैठती है और चर्चा करती है और निर्णय लेती है और सामूहिक कार्य भी करती है। अगर ऐसा लिखोगे जैसा मैंने बताया है, परफेक्टली आपका आंसर जाने वाला है। ये सैम्पल पेपर सच में आपके जैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ट्रिकी और घुमाऊ, वैसा था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।